हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में। तो ये जो PFRDA है यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इस्टेब्लिश हुई थी 2003 में। लेकिन जब ये ट्रांजिशन में आई थी, कब PFRDA एक्ट 2013 बनने के बाद, जब ये एक्ट बना उसके बाद इस बॉडी ने वर्क करना शुरू किया। तो ये रेगुलेट करती है इंडिया के पेंशन सेक्टर को और इंश्योर करती है कि जो नेशनल पेंशन सिस्टम है NPS, उसमें ग्रोथ आए टाइम टू टाइम। और ये एडमिनिस्टर करती है अटल पेंशन योजना को। तो ये सब क्या है, ये अभी हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे आगे। नोडल मिनिस्ट्री है इसमें, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत काम करती है। और डिपार्टमेंट है इसका डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। और ये कंसिस्ट करती है फॉलोइंग मेंबर्स इसमें होने चाहिए। देखिए, इसको बनाने के लिए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। फर्स्ट इज चेयरपर्सन। तो चेयरपर्सन 5 साल के लिए ऑफिस होल्ड करते हैं और ये 65 साल से ऊपर के नहीं होने चाहिए, लेकिन ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं। और ये अपॉइंटेड होती है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ FSRASC। और होल टाइम मेंबर्स इसमें 3 होते हैं। ये भी 5 साल तक के लिए ऑफिस को होल्ड करते हैं और इन केस 62 ईयर से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। और पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं 3, ये होल्ड करते हैं 5 साल तक के लिए ही ऑफिस को, इनका टेन्योर होता है। इसके बाद देखिए हम पढ़ेंगे नेशनल पेंशन सिस्टम क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आपको पता होगा कि पुरानी पेंशन स्कीम को हटाकर नेशनल पेंशन स्कीम, जो न्यू पेंशन स्कीम है वो स्टार्ट की है। तो ये हुई है जनवरी 2004 से और इसको वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम कहती हैं। तो इसमें देखिए जो एलिजिबल एम्प्लॉयज़ हैं, तो क्या डिफरेंस है इनमें। ओल्ड पेंशन स्कीम में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ये मिलती थी। याद है ना, जैसे किसी के अगर पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स को कभी पेंशन मिलती थी तो जितनी उनकी सैलरी होती थी उनसे हाफ उन्हें प्लस DA महंगाई भत्ता मिलाकर उनको मिल जाता था। तो वो होती थी पेंशन। लेकिन अभी न्यू पेंशन स्कीम में सभी कोई भी सिटीज़न है इंडिया का 18 to 65 ईयर्स ऑफ एज, वो कुछ थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करेगा अपनी तरफ से, कुछ कंट्रीब्यूट करेगी गवर्नमेंट। तो उनको ये जब रिटायर होते हैं तब ये सारी पेंशन वो निकाल सकते हैं। और इसके बाद पेंशन पेमेंट बेसिस क्या होता है, ये जो पेंशन होती है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड की जाती थी। किसके बेस पर, जो भी उसकी लास्ट सैलरी होती थी उसका आधा प्लस DA। और न्यू पेंशन स्कीम में क्या होता है कि ये पेंशन जो होती है ये डिपेंड करती है कि इन्वेस्टमेंट कितना कर रहा है कोई भी इंडिविजुअल, उसके बेस पर ये पेंशन मिलती है। इसमें पेंशन अमाउंट ओल्ड पेंशन स्कीम में 50% होता था लास्ट ड्रॉन सैलरी का। न्यू पेंशन स्कीम में 60% तो मिल जाता है रिटायरमेंट के बाद और 40% ईयर टू ईयर मिलता रहता है। ये इन कंट्रीब्यूशन अमाउंट कितना होता था, इसमें ओल्ड पेंशन स्कीम में कोई भी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट नहीं करता था, सीधे सीधे मिल जाता था। न्यू पेंशन स्कीम में 10% सैलरी का जाता है और 14% करती है गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट। यानी कि मान लीजिए अगर 40,000 सैलरी है तो 4,000 करेगा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट उसमें और 14% क्या करेगी गवर्नमेंट उसमें कंट्रीब्यूट करेगी। इसके बाद टैक्स बेनिफिट क्या है, इसमें कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में टैक्स को डिडक्ट किया हुआ है अंडर सेक्शन 80C। टैक्स ऑन द पेंशन अमाउंट, ओल्ड पेंशन स्कीम में जो पेंशन अमाउंट था वो बिल्कुल टैक्स फ्री था और न्यू पेंशन स्कीम में 60% NPS का वो तो फ्री है, लेकिन बाकी 40% टैक्सेबल होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंट्रल अथॉरिटी IFSCA के बारे में। देखिए, ये एस्टेब्लिश हुआ अप्रैल 27, 2020 में अंडर IFSC एक्ट 2019। याद रखिएगा, एक्ट पहले होते हैं इनएक्ट, उसके बाद आते हैं एस्टेब्लिशमेंट किसी भी आपकी योजना के या स्कीम के अथॉरिटी के। और इसका हेड क्वार्टर है गिफ्ट सिटी गांधीनगर इन गुजरात। ये यूनिफाइड अथॉरिटी है कि ये डेवलप कर सके और रेगुलेट कर सके जितने भी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इन द IFSC इन इंडिया। IFSC मीन्स करंटली देयर इज ओनली वन IFSC इंडिया जो कि है गिफ्ट सिटी। IFSC है जो है इन जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल
आपकी सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी है उनमें 99 मेंबर्स होते हैं। फर्स्ट चेयरपर्सन होता है जो कि होल टाइम मेंबर होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अपॉइंटेड, और 1 मेंबर होते हैं जो नॉमिनेट किए जाते हैं आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीआई, आईआरडीआई के द्वारा। 2 मेंबर्स होते हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नॉमिनेट करता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और 2 अदर मेंबर्स होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। और जितने भी सभी मेंबर्स होते हैं उनकी टर्म होती है 3 साल, और ये रीअपॉइंटमेंट के लिए सब्जेक्टेबल है, यानी कि इनका रीअपॉइंटमेंट किया जा सकता है। इसके बाद देखेंगे आईएफएससी क्या होता है। अभी हमने पढ़ा था ना कि आईएफएससी के अंतर्गत फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल सर्विसेज को ये रेगुलेट करता है आईएफएससीए। तो पढ़ते हैं आईएफएससी कैटर्स टू कस्टमर्स आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी। ये वो कस्टमर्स होते हैं जो जितने भी डोमेस्टिक इकोनॉमी किसी भी नेशन के अंदर उसके आउटसाइड जो आते हैं इंटरनेशनल कस्टमर, ये जो सेंटर्स होते हैं ये किसकी फ्लो से डील करते हैं, फाइनेंस, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की अक्रॉस बॉर्डर्स, यानी कि आपके बॉर्डर से बाहर, जैसे कि लंदन, न्यूयॉर्क एंड सिंगापुर में। फर्स्ट आईएफएससी इंडिया में सेटअप की गई। ये आईएफटी सिटी गांधीनगर, गिफ्ट सिटी गांधीनगर में। और इस ये इंटेंडेड है क्या प्रोवाइड करने के लिए कि जो इंडियन कॉरपोरेट्स हैं तो इजीली एक्सेस कर पाएँ ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को, और कॉम्प्लीमेंट कर पाएँ और प्रमोट कर पाएँ फाइनेंशियल मार्केट्स को इंडिया के बाहर भी। और जो SEZ एक्ट है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005, ये प्रोवाइड करता है एस्टेब्लिशमेंट किसका, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर का, कहाँ पे, इंडिया में, और इनेबल करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो रेगुलेट कर सके आईएफएससी एक्टिविटीज़। तो आईएफएससी एक्टिविटीज़ को कौन रेगुलेट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये लास्ट पार्ट है चैप्टर नंबर 10, पर्ल्स अरिहंत इकोनॉमी फॉर यूपीएससी इंडियन इकोनॉमी। और आपके चैप्टर 10 कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ मैं चैप्टर 11 स्टार्ट करूँगी। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को। और अगर कोई भी आपको दिक्कत आती है पढ़ने में या आपको फ्लो हाई लो कराना है तो आप एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, तो मैं ताकि कुछ इम्प्रोवाइजेशन कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।